हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग और कॉस्टिंग से जुड़े हुए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस सेशन को आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम्स के लिए या फिर पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। इन सब की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कोई क्वेरी है, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर देखने को भी मिल रहा है। सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ जर्नल एंड अ लेजर। ऑप्शन है जर्नल प्रॉपर, सेल्स बुक, कैश बुक या फिर बिल्स रिसीवेबल बुक। देखो, जो हमारे पास कैश बुक होती है वो कैश बुक बेसिकली एक कैश अकाउंट की तरह ही बनाई जाती है। इसके अंदर जैसे एक लेजर अकाउंट होता है उसी तरीके से कैश बुक बनाते हैं, जिसमें आपके कैश और बैंक के कॉलम रहते हैं जी। और अगर आपने ये बना लिया तो अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बनेगा। Which of the following transaction is of capital nature? कैपिटल नेचर कौन सी ट्रांजेक्शन की है? कमीशन ऑन परचेज, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रेंट ऑफ फैक्ट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। तो अगर आपने कोई प्लांट इंस्टॉल कराया और उसकी वेजेस पे करी तो ये खर्चा आप कैपिटलाइज कर देते हैं, प्लांट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, तो ये कैपिटल नेचर का हुआ। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों बनेगा। Which concept assumes that infinite life of organization can be split into periods? एक ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट होती है, ऐसा आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है। बट इस लाइफ को हम अलग अलग पीरियड्स में बांट सकते हैं ताकि हर एक पीरियड के बाद हम अपना प्रॉफिट लॉस जरूर मेजर कर सकें। ये होता है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी इसे बोला जाता है। सो ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। If standard hours for 100 units of output are 400 at rupees 2 per hour and actual hours taken are 380 at 2.25 per hour, the labor cost variances. तो 100 यूनिट बनाने के लिए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं 400 और 2 रुपए पर आवर का टाइम लगता है, तो हमारा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना हो गया? 800 का हो गया। एक्चुअल में कितना लगा? 380 आवर्स लग गए और 2.25 पर आवर हमने यहाँ पे पे किया। तो आज तो कम लगे बट पे ज्यादा किया, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे सो इट वुड बिकम 855। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज्यादा हो गई, तो हमारा जो वेरिएंस है वो आएगा 55 एडवर्स का। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। A resource owned by the business for generating future profit is known as। तो ऐसा रिसोर्स जिसे बिजनेस इस्तेमाल करेगा और फ्यूचर में काफी प्रॉफिट्स निकाल कर लाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल एसेट, सरप्लस या फिर लायबिलिटी। तो जनाब, आपके जो एसेट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए। सो क्लियरली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, एसेट। विच इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? कैश सेल्स तो ऑपरेटिंग है, कैश पेड टू सप्लायर भी ऑपरेटिंग है, कैश पेड टू एक्वायर मशीनरी, तो ये बेसिकली मशीनरी के अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अब ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इशू ऑफ शेयर्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन अ क्लब इज कॉल्ड। देखो, क्लब बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर इनका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो इसे बोला जाता है डेफिसिट, अगर इनकम ज्यादा होती है उसे सरप्लस बोला जाता है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डेफिसिट। X and Y are partners sharing profits losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner, giving him 1/5 share of the future profits. What should be the new profit sharing ratio? तो 3:2 के रेशो में एक्स और वाई काम कर रहे हैं, जेड एक नया पार्टनर आ गया, उसको 1/5 शेयर मिलने वाला है जी प्रॉफिट्स में। तो 1/5 तो जेड ले जाएगा, बाकी 4/5 जो है वो बचा, वो एक्स और वाई शेयर करेंगे। एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा कितना? 4/5 जो बचा उसका 3/5 पुरानी रेशो में ले लेगा, वाई भी 4/5 का अपनी पुरानी रेशो 2/5 में ले लेगा। तो ये कितना बन गया? 12/25, 8/25, और हमारे पास जो z था उसका शेयर कितना है? उसका शेयर हमारे पास है
1/5 और इसे आप 5/25 भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन हो गए तो रेशो बन गई 12:8:5। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। लिस्ट सी इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंटेन्स। तो जब भी आपका कंपनी बंद हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो काफी सारे आपको स्टेटमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। एक आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाया जाता है जिसमें आपका सब कुछ लेखा जोखा आ जाता है कि यार कंपनी की अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रेजेंट एसेट्स वगैरह हैं, कैसे उसे हम एसेट्स को रियलाइज करने वाले हैं। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ना बहुत सारी लिस्ट भी अटैच करी जाती हैं, तो उसके अंदर सभी लिस्ट आपको याद करनी पड़ जाएंगी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लिस्ट की पूरी डिटेल भी मैंने डाल दी है। लिस्ट सी की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट सी में आपके जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जिनकी बाकी क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट होनी है, वो आते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Which account is prepared at dissolution of the firm? तो फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमलगमेशन। तो फर्म बंद हो रही है, सारे एसेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। इफ कंबाइंड वैल्यू इज मोर देन सम ऑफ पार्ट्स इट इज कॉल्ड। तो हमारे पास लेट सपोज दो कंपनीज हैं ए और बी। अब होता क्या है कि यहाँ पे ए अपनी तरफ से एफर्ट डालेगी, बी अपनी तरफ से एफर्ट डालेगी, जब दोनों मिल जाएंगे तो इनका एफर्ट ना डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। इसे एक और एक 11 भी बोला जाता है। इसे सिनर्जी बोला जाता है कि अगर आप मिलकर काम करोगे तो काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, काफी अच्छे से आप काम कर लोगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, सिनर्जी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशो इज 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, सेल्स आर 1,80,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। तो सेल्स 1,80,000 की हैं और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 36,000 का हो गया जी। अब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकलकर कितना आ गया? 1,44,000 का। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 6 टाइम्स दे रखी है, विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 इज इक्वल टू 48,000, ये निकल कर आ गया। एक चीज हमें ऑलरेडी बता रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये 15,000 है, ये हमें बता रखा है। और ये हमने निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा कितना है? वो 48,000 है। तो अभी आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस 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 हो गया और यहाँ पे ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए। ये हो गया जी -2 ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू -33,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? माइनस माइनस तो कट गया, 33/2, 16,500 ओपनिंग स्टॉक हो गया। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। प्रोग्राम कंट्रोलिंग सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोग्राम है जो सारा सिस्टम और डाटा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसर या फिर प्रिंटर? तो देखो जी, जो आपका सिस्टम है और जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो भी बेसिकली होते हैं ना, प्रोग्राम्स आर बेसिकली योर सॉफ्टवेयर ओनली। सो करेक्ट आंसर वुड बी सॉफ्टवेयर। फीचर इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका डाटा सिक्योर रहेगा। डाटा माइनिंग, डाटा वॉल्ट, ईमेल इंटीग्रेशन या क्लाउड होस्टिंग? तो आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें ऑप्शन होता है कि आप डाटा को वॉल्ट में रख सकते हैं और उस वॉल्ट को कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, क्लाउड में होस्ट कर सकते हैं और जिसके पास क्रेडेंशियल्स होंगे वही इसका एक्सेस कर सकता है। तो बी और डी दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसर आपके बनेंगे। डाटा गिवन बाय अ कंपनी आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको निकालना है। एनुअल प्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है 5 लाख यूनिट की। मटेरियल कॉस्ट, वेजेस और अदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बता रखी है। इन्वेस्टमेंट भी बता रखी है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट बता रखा है। कंपनी को प्री टैक्स 20% रिटर्न चाहिए सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा ये बताना है। अगर आप सवाल को पहली बार पढ़ रहे हैं तो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। अब देखिए जी, यहाँ पे आपका जो 20% सेलिंग प्राइस का चाहिए, या मैं कह सकता हूं मेरे को कॉस्ट का 25% चाहिए, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि कॉस्ट की जानकारी मेरे पास सवाल में पूरी है।
मेरे को मटेरियल कॉस्ट पता है, वेजेस पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, इनको ऐड कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, खैर इसको तो ऐड नहीं करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं होगी। तो 40 लाख प्लस 60 लाख प्लस 8 लाख अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका कितना, 1 करोड़ 8 लाख बन गया। तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, आपके 5 लाख से डिवाइड करेंगे जो आपके यूनिट्स हैं जी। तो इसे डिवाइड किया तो 108 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, तो ये आपका 21.6 कॉस्ट बन गई। कॉस्ट का 25% ऐड कर दीजिए, इसका 25% अगर आप करेंगे सो दैट वुड बी 5.4। ठीक है जी, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो ये 27 बन जाएगा, तो 27 वुड बी योर सेलिंग प्राइस। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, पी और क्यू पार्टनर्स हैं जी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 की रेशो में। उन्होंने आर को भी एडमिट कर लिया, उसको 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट वो देने वाले हैं। और कैसे आ रहा है उसके पास ये शेयर, 1/5 आपके पास पी से आ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ 2/10 पी से आ रहा है, और 1/10 जो है वो यहाँ पे आपका क्यू से आ रहा है। आपको नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे बतानी है। अब देखो पी का पहले शेयर था 5/8, इसमें से 2/10 उसने दे दिया, तो अब यहाँ पे उसका बाकी कितना शेयर बचा ये आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसको, अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना आई होप आपको आता है। 34 डिवाइडेड बाय 80 करके ये आपका यहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू के पास पहले शेयर था 3/8 का, अब 1/10 उसने दे दिया। अब इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व कीजिए, 30 माइनस 8 22 डिवाइडेड बाय 80 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो आर का शेयर है वो ऑलरेडी गिवन है, वो 3/10 है। 3/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करके 24/80 भी लिख सकते हैं। तो रेशो अपने पास क्या बन गई, 34:22:24। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके 17:11:22 भी लिख सकते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलो अगला सवाल, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। तो रेवेन्यू को आप नॉर्मली कब रिकॉग्नाइज करते हो। देखो जी, आपका रेवेन्यू आप अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज कर लेते हो जब आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको कैश कब रिसीव हुआ ये मतलब नहीं है। आपने जैसे ही गुड्स डिलीवर कर दिए आप अपना डेटा रिकॉर्ड कर लेते हो और रेवेन्यू यहाँ पे आपकी किताबों में आ जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप, ऑल मेंबर्स हु सीज टू बी शेयर होल्डर्स विद इन अ ईयर बिफोर द वाइंडिंग अप आर प्लेस्ड इन। अब जब कंपनी बंद हो रही होती है ना, और जब कंपनी के पास पैसों का शॉर्टेज हो जाता है, तो उस केस में शेयर होल्डर से पैसे मंगाए जाते हैं। और अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहे तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जो पिछले 1 साल में कंपनी छोड़ के भाग गया हो। अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसे शेयर होल्डर्स को बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलो जी अगला सवाल, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अ कंपनी हैज द फॉलोइंग लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज है जी, आपको बताना है कौन से ऑर्डर में इन लायबिलिटीज की पेमेंट यहाँ पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे जी लीगल एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन का खर्चा जो है वो आने चाहिए। इसके बाद क्रेडिटर्स आएंगे और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे। और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है ना, ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए अगला सवाल, इट इज गिवन दैट द नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट टू रुपीज 90,000। The share capital consists of 10,000 shares of rupees 5 each on which rupees 2 per shares are paid. The intrinsic value per equity share is। तो देखो जी, 90,000 के हमारे पास जो है एसेट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे शेयर्स हमने कितने इशू किए हुए, 10,000 के शेयर्स इशू किए हुए हैं। तो हर एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, तो हर एक शेयर की अगर आपको नेट एसेट वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा 9 रुपए पर शेयर ये आपकी निकल जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 10,20,000 एंड 3,20,000 रिस्पेक्टिवली। What will be the amount of maximum permissible bank finance, इसे MPBFB बोला जाता है एज पर दी सेकेंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी ने ना हमें मेथड बताया, ये बेसिकली आपका वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि बैंक आपकी वर्किंग कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको फाइनेंस करके देगा
टंडन कमेटी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है जी 75% ऑफ द करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। तो करंट एसेट्स हमें 10,20,000 के दे रखे हैं जी, और 10,20,000 का अगर आप यहाँ पे करेंगे 75%, तो ये निकल कर आएगा 7,65,000, और माइनस करेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज जो कि 3,20,000 की आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आंसर आपका 4,45,000 का निकल कर आ जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए अगला सवाल है, if the fixed cost is rupees 10,000, profit is 5,000 and break even point is 20,000, then amount of sales is going to be। अब सेल्स आपको निकालनी है जी, और सेल्स अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में आप ऐड करते हो अपना प्रॉफिट लेवल डिवाइडेड बाय योर पीवी रेशो, इससे आप अपना सेल्स वॉल्यूम निकाल सकते हो। बट देखो इस केस में हमारे को सेल्स तो निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, बट पीवी रेशो नहीं है। पीवी रेशो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास जो रहता है जी वो ये रहता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम अपने को 20,000 का दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 की दे रखी है, इससे पीवी रेशो यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीवी रेशो आप निकालेंगे 50% की निकल कर आ जाएगी, और ये रेशो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो गया। 15,000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 50% से, तो बेसिकली 15,000 का आपको डबल ही कर देना, और ये हो गया 30,000। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूलाज अगर आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग के तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, द डिसीजन टू मेक और बाय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो यहाँ पे मैं खुद बनाऊं या बाहर से बना बनाया खरीद लूं, मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए मे बी अपने प्रोडक्ट के लिए, उसे खुद बनाऊं या बाहर से बना बनाया खरीद लूं, ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखूंगा, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट देखूंगा, सप्लायर्स की अवेलेबिलिटी देखूंगा, या सब कुछ देखूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी आपको देखने पड़ेंगे, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव का बन जाएगा। अगला सवाल, F12 शॉर्टकट की इज नोन फॉर। देखो ये वाले जो सवाल है ना ये आपके टेली से पूछे गए हैं, टेली का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना उसमें शॉर्टकट कीज रहती है, उससे पूछे गए हैं। तो F12 की जो शॉर्टकट की है दैट इज फॉर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर ऑप्शन बी होगा। और अगला सवाल फिर से टेली से है, इन विच टाइप ऑफ वाउचर इज क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन टेली। तो अगेन आपकी जो भी शॉर्टकट कीज है ना वो आपको पता होनी चाहिए टेली के अंदर। तो क्रेडिट सेल्स है तो फिलहाल आप इतना तो कर ही सकते हो कि आपका सेल्स वाउचर के अंदर आएगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी का। F8 की होती है, ये सारी कीज आपको याद करनी, एक बार पढ़ेंगे, एक लिस्ट होती है तो लिस्ट ऑफ कीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला सवाल, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक अगर आपको देखना है तो आप कौन सी ऑप्शन में जाएंगे, तो वैसे ही आप आंसर कर सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर ही तो आपको स्टॉक की जानकारी मिलेगी, तो इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे ये सवाल फिर से आपका टेली से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, करंट रेशो 2.2:1, लिक्विडिटी रेशो 1.5:1, नेट वर्किंग कैपिटल इज 36,000, अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी रेशो की तो जरूरत नहीं थी। चलिए, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको 36,000 की दे रखी है, और करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2.2 बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करंट एसेट्स की जगह 2.2 करंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं, और हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इससे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो निकल कर आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आएगी, ये 30,000 की निकल कर आ जाएगी। करंट एसेट्स इससे 36,000 ज्यादा हैं तो ये 66,000 के बन जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अराइजेस व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर प्रोसेस एट विच प्राइस। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट ना मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब सामान जाएगा ना, हम इस सामान को कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं करते, हम प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करते हैं। हर एक प्रोसेस की वायबिलिटी को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तभी अराइज होंगे अगर आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइस पे यहाँ पे अपने ट्रांसफर्स को कर रहे हो, तभी तो प्रॉफिट आएगा इंटर प्रोसेस वाला। आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास रहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये बेसिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे रहती है।
और वैसे तो देखो बी और सी वाली भी मुझे तो सही लग रही है, बट आंसर ऑफिशियल की में ऑप्शन नंबर ए का दिया। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता था। चलिए अगला सवाल हमारे पास है जी, रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आपके एसेट्स लायबिलिटीज चले जाते हैं और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करते हो। तो प्रॉफिट लॉस वाले जितने भी खाते होते हैं ना, वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, डिबेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बताना है विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटीज। तो देखो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड रेंट हमारे बेसिकली एसेट्स में आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ही हमारा करंट लायबिलिटी यहाँ पे बचता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी का होना चाहिए। So, अगला सवाल है, इन द केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स द टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और एक पॉइंट के बाद आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह आपने अलग अलग करना है। तो एक पॉइंट तक तो आपको कॉमन प्रोसेसिंग करनी है, कॉमन खर्चा करना है, उसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब तक ये इकट्ठे हैं, जब तक आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसे जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे बोला जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला सवाल, एज पर एस 14 द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन आर। तो एस 14 आपको कहते हैं कि अमलगमेशन आपकी हो सकती है इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टेली। तो टेली क्या है जी? तो टेली प्यारे दोस्तों हमारे पास अकाउंटिंग करने का एक पैकेज है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो नहीं, ये नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी, डेट इक्विटी भी नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो, ये बेसिकली आपकी प्राइस और अर्निंग्स की रेशो है, और ये आपकी डायरेक्टली एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यहाँ पे बनेगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा।